हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ निबंध के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का ये आता है। अगर ये छूटा तो 7 नंबर आपके चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे लिख कर आते तो न्यूनतम 5 से 7 नंबर के बीच में आपको अंक जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप याद रखें, पेपर में एक एक अंक का बहुत बड़ा रोल होता है। एक एक अंक आपके डिवीजन और आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको लगभग 4 से 6 महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप टोटल देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो कई चीज सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखेंगे प्यारे बच्चों, उसमें रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी है। रूपरेखा लिखने के बाद आप हेडिंग बनाइए। रूपरेखा इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले प्रस्तावना जरूरी है और लास्ट में उपसंहार जरूरी है। उपसंहार में क्या लिखना होता है? समाधान सहित, मतलब समाधान लिखना होता है उपसंहार में। अब मान लेते मैंने एक निबंध आपको समझाने जा रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में इससे भी अधिक कई निबंध के बारे में बात करूंगा। पहला निबंध हमारा यही है। सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रमुख कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम प्रभाव, और उपसंहार में उसका समाधान लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखेंगे, सभी में उपसंहार और प्रस्तावना रहती है। बीच में जो 3 हेडिंग होती है वो आपके टॉपिक के रिलेटिव में होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी में आपको प्रस्तावना उपसंहार सभी में डालना है। बीच में 3 हेडिंग ही बदलेगी। मैं कोशिश आपसे कहना चाहूंगा कि न्यूनतम 5 हेडिंग से कम तो लिखे ही ना, कम से कम 5 हेडिंग लिखे। अगर आपको ज्यादा आता है, आप लिख ले जा रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, लेकिन 5 से कम हेडिंग ना लिखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना कैसे लिखते हैं? प्रस्तावना में हमें उस टॉपिक का परिचय करवाना होता है। उपसंहार में उस टॉपिक का समाधान करवाना होता है, कैसे उसे दूर किया जाता है। तो प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। लिखा है, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर ने हमें एक शुद्ध वातावरण दिया था, लेकिन आज प्रदूषण ने इसे सुंदरता को ग्रहण लगा दिया, मतलब ये खराब कर दिया। जो हमारा पहले से वातावरण शुद्ध था, वो अभी क्या हुआ? प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। यह एक ऐसी वैश्विक समस्या है जो पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आपको लिखकर तैयार करना है। लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा तैयारी होगा। आगे नंबर 2, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। आज प्रदूषण मुख्य रूप से 4 रूपों में हमारे सामने है। पहला, वायु प्रदूषण, जो कारखानों और वाहनों के धुएं से फैलता है। दूसरा, जल प्रदूषण, जो उद्योगों के कचरे को नदियों में बहाने से होता है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण, जो लाउड स्पीकर और मशीनों के शोर से उत्पन्न होता है। चौथा है मृदा प्रदूषण, जो रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी को बंजर बना रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बता दिया कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार आपने डाल दिया। उसके बाद अगली हेडिंग का डालेंगे, प्रदूषण के प्रमुख कारण। क्या कारण है कि लोग प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, लिखते समय अगर मान लेते हैं बीच में कोई एक लाइन गलत भी हो गई, यहाँ से इसको काटिएगा नहीं। अगर आप काट देंगे तो आप सारा अट्रैक्शन यही ला देंगे एग्जामिनर का, फिर वो गलती निकालना शुरू करेगा। इसलिए गलत हो गया उसे बीच में लिखा रहने दो। डेट गलत हो गई उसे सही कर देना, नाम गलत हो गया उसे सही कर देना, लेकिन बीच में 1-2 लाइन जो चीजें उसके बारे में बताई गई अगर गलत हो तो उसे लिखा रहने देना। ओके, आगे क्या? प्रदूषण के प्रमुख कारण। प्रदूषण बढ़ने के सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है और अंधाधुंध औद्योगिकरण है। मनुष्य ने अपने सुख के लिए पेड़ों की कटाई की, जिससे वातावरण का संतुलन बिगड़ गया। साथ ही प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग और वैज्ञानिक कचरे का सही निस्तारण न होना भी प्रदूषण के मुख्य कारण है। बस मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा और कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। लेकिन याद रखें, अगर आपको इससे ज़्यादा लिख पा रहे हैं, हेडिंग इससे कम हेडिंग नहीं होनी चाहिए। इतना भी अगर आप लिख ले जा रहे हैं तो याद रखें आपका निबंध अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देखते हैं आगे साथियों, ये लिखा है, प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है हमारे समाज में। प्रदूषण के कारण मानव जीवन संकट में। सबसे पहले मानव जीवन के संकट में, शुद्ध हवा न मिलने से फेफड़ों और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं।
प्रदूषित जल से पेट की बीमारियां हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ का पहाड़ होता है, जो भविष्य में भयानक प्रलय का संकेत। याद रखिए, ग्लेशियर जब पिघलता है तो वातावरण तो हमारा असंतुलित होता है, नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है, जिससे साथियों जल संकट भी बढ़ने लगता है। जल से हमारे जो भी आपातकालीन घटनाएं वो भी घटित हो सकती हैं। लिखा उपसंहार। उपसंहार में इसका उपचार क्या, कैसे इसको रोका जाए, ये लिखना होता है। तो प्रदूषण को रोकना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और प्लास्टिक का त्याग करना होगा। जब तक हर नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक यह धरती सुरक्षित नहीं होगी। हमारा नारा होगा ना चाहिए, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। ये लाइन अगर आप लिख देते हैं ना तो याद रखिए, मन प्रफुल्लित हो जाएगा एग्जामिनर का और खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 7 नंबर देकर जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको कितने निबंध बताया, एक निबंध बताया। इसके अगले क्रम में भी हम निबंध देखेंगे। एक ही वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए, पूरा निबंध का डर खत्म हो जाएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखिए अगला विज्ञान को लेकर के आ सकता है, विज्ञान वरदान तथा अभिशाप को लेकर के आ सकता है। बच्चों तो रूपरेखा की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, मानव कल्याण और विज्ञान दोनों की तुलना की गई है। उपसंहार, मैं हेडिंग जो बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, हेडिंग मेन है। हेडिंग डाल करके लिखोगे, हेडिंग बना के लिखोगे, निबंध आपका बहुत ही आकर्षण बन जाएगा और आपको नंबर 7 मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए, सबसे पहले 3 हेडिंग जो होती है पेज की वो क्या होती है, टॉपिक से रिलेटिव होती है। प्रस्तावना उपसंहार सभी में होता है। प्रस्तावना में टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उपसंहार में टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, समाधान कर देते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों। तो प्रस्तावना के बारे में बात करें, आज का युग विज्ञान का युग है। बिजली के बल्ब से लेकर अंतरिक्ष की यात्रा तक हर जगह विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान ने मनुष्य को वह शक्ति दी है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये बात लिख तो दिया गया हमारे द्वारा सही, लेकिन याद रखें, हम चाहे जितना कुछ आगे कर लें, प्रकृति से बेहतर हम लोग नहीं कर सकते हैं। याद रखें, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, आप सभी लोग देख ही रहेंगे। अगला, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी हैं। यातायात के साधनों, हवाई जहाज, ट्रेन ने दूरियां कम कर दी। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने मृत्यु दर को कम किया और असाध्य रोग का इलाज खोजा। कंप्यूटर और मोबाइल ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया। चलिए अगला टॉपिक, विज्ञान अभिशाप के रूप में। कैसे अभिशाप है विज्ञान? जहां विज्ञान वरदान है वहीं यह विनाश का कारण भी बन सकता है। परमाणु बम, मिसाइलें और आधुनिक हथियार पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकते हैं। मोबाइल और मशीनों पर बढ़ती निर्भरता ने मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर और आलसी बना दिया है। ये तो रियलिटी है साथियों। आज देख लीजिए हम लोग कितने आलसी हो गए हैं और हमारी चेतना जो है वो कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। आइए साथियों आगे देखते हैं। मानव कल्याण और विज्ञान। विज्ञान स्वयं में ना अच्छा है और ना बुरा है, ना ये अच्छा है ना बुरा है। इसका प्रभाव इसके उपयोग पर निर्भर करता है। एकदम राइट है, जैसा उपयोग करेगा वैसा ही इसका इफेक्ट दिखेगा। यदि हम विज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्य और मानवता की सेवा के लिए करें तो यह पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। अगर हम इसे कल्याणकारी कामों के लिए करते हैं तो पृथ्वी को क्या बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसका दुष्प्रयोग करेंगे तो पृथ्वी को विनाश भी कर सकता है। आगे विज्ञान वरदान और अभिशाप वाले टॉपिक का उपसंहार देख लेते हैं। विज्ञान एक ऐसा साधन जिसका स्वामी मनुष्य है। क्या है? जिसका स्वामी क्या है? मनुष्य। यदि मनुष्य विवेक से काम ले तो विज्ञान उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। हमें विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। आज का युग जो विज्ञान का युग है, अधिकतर यूज विनाश के लिए किया जा रहा है, ना कि विकास के लिए किया जा रहा है। तो अभी तक मैंने 2 आपको निबंध बताया, एक मैंने पर्यावरण प्रदूषण के लेकर बताया और एक विज्ञान को लेकर के बताया। जितना भी मैंने बताया, अगर अच्छी तैयारी करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं, पहले बच्चों अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिए अच्छी तरीके से आपका नंबर इंक्रीज करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे और बताना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखने का मौका जरूर मिलेगा। आइए आगे साथियों, निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रूपरेखा की बात करें तो मैंने बनाया प्रस्तावना, अभियान की आवश्यकता, कैसे इसको अभियान के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, नारी शिक्षा का महत्व, समाज की भूमिका, उपसंहार। पहले बच्चों प्रस्तावना में हमको इंट्रोडक्शन कराना है। प्रस्तावना, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। चूँकि हमारा भारत देश
भारत जैसे देश में जहां नारी को देवी माना गया है, वहां गिरता लिंगानुपात एक गंभीर चिंता का विषय है। इसी को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। लिंगानुपात का मतलब साथियों, आज हमारे भारत में अधिकतर आपने अपने समाज में ही देखा होगा, बेटियों को गिरी नज़र से देखा जाता है। जिसके यहाँ बेटियां होती हैं उन्हें गिरी नज़र से देखा जाता है, जिनके यहाँ बेटे होते हैं उन्हें बहुत गर्व नज़र से देखा जाता है। यही कहीं ना कहीं हमारे समाज में बेटियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये अभियान चलाना जरूरी है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। अगर बेटी जागरूक रहेगी तो उससे कोई छेड़ नहीं सकता है और उसे कोई गलत कर्म नहीं करवा सकता है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन अभियान की आवश्यकता, क्यों अभियान की आवश्यकता है? समाज में लड़कों की प्राथमिकता देने की संकीर्ण सोच के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी क्रूरता बढ़ी। से आपने सुना होगा कि लोग जैसे समाज में सुनते हैं कि अगर इनके यहाँ ज़्यादा बेटियां हो जाएगी तो गरीब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो होता क्या है, बेटियों के पता लगते ही कोख में ही उन्हें मार दिया जाता है, या जन्म के बाद ही उन्हें अदल बदल कर दिया जाता है, या उन्हें बेच दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है साथियों। इसलिए इस अभियान की जरूरत पड़ी। इससे समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का संतुलन बिगड़ने लगा। जब समाज में केवल पुरुष ही हो जाएंगे तो याद रखिए हमारा समाज का तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए समाज में पुरुष और महिला दोनों की जरूरत होती है। समाज को इस पाप से बचाने के लिए, बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए यह अभियान अत्यंत आवश्यक है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार करिए, आपके एग्जाम में आएगा जरूर साथियों। आगे देखिए, नारी शिक्षा का महत्व। क्यों जरूरी है नारी को शिक्षित करना? एक शिक्षित बेटी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 परिवारों को शिक्षित करती है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकेगी। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई नारी शिक्षित होती है साथियों, कोई महिला शिक्षित होती है, 2 परिवारों का मान और सम्मान बढ़ता है साथियों। अपने बच्चों को भी संवार सकती है, अपने ससुराल को भी संवार सकती है, अपने मायके का नाम भी रोशन कर सकती है। लेकिन अगर किसी नारी को शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं मिली है तो अपना मायके भी गवा देती है, अच्छी तरीके से सम्मान नहीं मिलता है और ना उसका ससुराल अच्छी तरीके से उसका सम्मान करता है साथियों। अगला टॉपिक है समाज में भूमिका। आखिरकार समाज में बेटियों की क्या भूमिका है? बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। लोग कहते हैं कि आज बेटियां हमारे यहाँ सुरक्षित है, इसके पीछे सरकार क्यों जिम्मेदार है? अगर गलती कुछ हो रही, कोई पाप हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्यों नहीं जिम्मेदार है? हम भी तो जिम्मेदार हैं। इसके लिए हर पिता, भाई और पति को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि साथियों नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो। समाज को यह समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार का आधार स्तंभ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, हम जब पुरुष हैं, और हम पुरुष कहाँ से जन्मे? एक महिला से ही जन्मे। अगर मेरी माँ को भी बचपन में मार दिया गया होता तो क्या हमारा जन्म हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए बेटियों का भी होना समाज में बहुत ही जरूरी है साथियों। उपसंहार की बात करें, बेटियां भविष्य की निर्माता हैं। उन्हें बचाना और पढ़ाना ही विकसित भारत की पहली सीढ़ी है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम बेटियों का समान अवसर देंगे ताकि वे खुले आसमान में अपनी उड़ान भर सकें। आजकल बेटियों के संग भेदभाव हो रहा है। प्यारे बच्चों याद रखें, अगर आज हमारे समाज की बेटियां अनपढ़ रह गई या अशिक्षित रह गई तो वह हमारे लिए ही खतरा पैदा करेंगी, ना कि दूसरे के लिए। अभी तक प्यारे बच्चों मैंने 3 निबंध आपको बताया। पहला मैंने बताया पर्यावरण प्रदूषण पे, दूसरा बताया विज्ञान वरदान अभिशाप पे, तीसरा बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। अगला जो चौथा निबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है और आया हुआ भी है। आगे देखते हैं कौन सा निबंध। बच्चों अगला निबंध हमारे पास है बेरोजगारी समस्या और समाधान। आजकल हमारा भारत बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन जहां बढ़ रहा है वहां पीछे कुछ ना कुछ गलत भी हो रहा है। और उन सभी में एक सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो हमारे करप्शन बढ़ रहे हैं समाज में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण साथियों समाज में कई प्रकार के अपराध भी उत्पन्न होते हैं। रूपरेखा में क्या तैयार करना है, क्या लिखना है? पहले प्रस्तावना, बेरोजगारी के मुख्य कारण, समाज पर इसके दुष्प्रभाव, समस्या के समाधान के उपाय, उपसंहार। आइए बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं। किसी भी देश की प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमारा भारत जो विकसित आगे बनेगा, अभी विकासशील देश है भारत, आगे अगर विकसित होगा तो इसके पीछे युवाओं का ही हाथ होगा। अगर युवा शिक्षित नहीं होगा, युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो याद रखें हमारा विकसित भारत का सपना पूरा भी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि युवा वर्ग के पास काम ना हो तो वह देश पिछड़ जाता है। बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता होने पर भी उचित रोजगार ना मिलना। यह भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी के मुख्य कारण, इसका सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट।
जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी केवल किताबी ज्ञान देती है, जिससे छात्रों में तकनीकी कौशल की कमी रह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ने वाले व्यक्ति आगे सफल नहीं होते हैं। जो व्यक्ति स्किल्ड होते हैं, जो पढ़े लिखे के साथ साथ उनके कुछ कौशल होते हैं, जो उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसके बल पर वे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं साथियों, समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी एवं मानसिक तनाव। याद रखें, जब बेरोजगार इंसान होता है तो टेंशन लेना शुरू करता है और उसी तनाव में कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। चोरी हुआ, डकैती हुआ, इस प्रकार के क्या होते हैं, अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। अपराध और अपराध की ओर मुड़ जाता है। जब ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नहीं होता है तो वह विध्वंस बन जाती है। इससे देश में अशांति और गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, ये बात याद रखिए। समस्या के समाधान के उपाय। क्या समस्या का समाधान है? इस समस्या को दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। शिक्षा को रोजगार परक बनाना होगा ताकि छात्र पढ़ाई के बाद छोटे उद्योग शुरू कर सकें। सरकार को लघु उद्योगों, स्वरोजगार, स्टार्टअप के लिए ऋण की सुविधा देना चाहिए, लेकिन सरकार इसको नहीं देती है। सरकार क्या चाहती है? आप अशिक्षित रहें। याद रखें, सरकार कभी आपका नहीं चाहती है। क्यों चाहेगी? आपको उससे क्या मिलता है? क्योंकि आप उसको वोट के बदले पैसा ले लेते हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी जब तक आप केवल शिक्षित रहेंगे। शिक्षित के साथ साथ कुछ स्किल्ड लाइए, कुछ अपने अंदर क्वालिटी लेकर आइए कि पढ़ाई के साथ साथ लगे कि आपने कुछ बेहतर पढ़ा है। लोग आजकल क्या करते हैं, केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। केवल पास करने से पढ़ोगे तो रोजगारी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी हो जाएगी साथियों। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा है उपसंहार है इस निबंध का। बेरोजगारी को केवल सरकारी नौकरियों से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा। जब हर हाथ को काम मिलेगा तभी हमारा देश सही मायने में उन्नत करेगा। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से मतलब निबंध बताया है, जो कि प्यारे बच्चों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चारों निबंध को आप लोग टॉपिक नोट कर लीजिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, तो आपका भला हो जाएगा और आपका 7 नंबर आपके हक में हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप सभी लोग अपने दोस्त का भी भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दो प्यारे बच्चों, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए हम लोग इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को जरूर आप लोगों पूरा कंप्लीट फिर से देख लेना है अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो। याद रखिए, इस निबंध को याद नहीं करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। बस हेडिंग देख लीजिए कैसे हेडिंग बनाई जाती है। हेडिंग अगर आपको रहेगी तो कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आएगा। और प्यारे बच्चों, एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं। पहले वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसके बाद वो करना है जो आपको अच्छी तरीके से कम आता है, और लास्ट में सारे क्वेश्चन करके आना है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा। छोड़ोगे तो पछताओगे, नहीं छोड़ोगे तो अच्छा अंक लेकर आओगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक माय ऑल डियरेस्ट स्टूडेंट।